नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और आपका लेसन है 14वां विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो देखो, विद्युत धारा और उसके प्रभाव में कि जो विद्युत है अपने जीवन में कितनी उपयोगी है। आज अपने जो घरों में आस पड़ोस में आप सभी चीज़ें देखते हैं वो किससे चलती है, विद्युत से चलती हैं। तो इसी के अपने क्या अनुपयोग हैं, क्या इनके दुरुपयोग हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अपने इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका परिचय है कि जो सभी पदार्थ हैं ये परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं। देखो, सबसे जो छोटी इकाई है पदार्थों के बनने की वो क्या है? परमाणु है। और इसके परमाणु का एक केंद्र होता है। केंद्र के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। और इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में कौन गति करते हैं? यहाँ पे केंद्र है और इसके चारों तरफ परमाणु है। और इस परमाणु में चारों तरफ की कक्षाओं में कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो एक नियत कक्षा में घूमते हैं। और सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये गति करते हैं, यही क्या है? विद्युत के चालन के लिए क्या है? योगदान है, जिम्मेदार हैं। तो आप समझ गए कि सभी पदार्थ किन से बने होते हैं? परमाणु से बने होते हैं। परमाणु क्या है? पदार्थों के निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। और परमाणु के केंद्र में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। तो देखो कि इलेक्ट्रॉन है वो एक पिंड या एक बिंदु के रूप में, ये देखो आपको दिखा रहे हैं ना, ये ब्लू वाले ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पिंड या बिंदु से जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उससे उस पिंड या बिंदु की तरफ प्रवाहित होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखो कि एक हर किसी का एक परमाणु क्रमांक है, उसी के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसमें अधिकता होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें जाकर उसको स्थायी करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ताकि उनकी जो स्थायीकरण है वो बना रहे। अधिक होगा तो भी वो स्थायी नहीं होंगे और यदि कम होगी संख्या तो भी वो स्थायी नहीं होंगे। तो इनकी स्थायिकता बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से गति करता है? अधिक इलेक्ट्रॉन वाले से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले पिंड से धनात्मक आवेश वाले पिंड में प्रवाहित होता है। कैसे प्रवाहित होता है? ऋणात्मक आवेश वाले से। देखो, परमाणु क्रमांक के अनुसार उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी के अनुसार उनकी क्या होती है? उनके ऊपर धनावेश या ऋणावेश। धनावेश का अर्थ होता है जिस परमाणु पर, जिस धातु या अधातु पर धन आवेश होता है, इसका अर्थ ये होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है, या फिर अपने कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और जिस धातु के ऊपर ऋण आवेश होता है इसका अर्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, वो वहाँ से निकल सकते हैं, उसके बाद वो स्थायी होगा। तो दूसरे शब्दों में ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक आवेश वाले पिंड से धनात्मक आवेश वाले पिंड की ओर प्रवाहित होगा, क्योंकि ऋणात्मक वाले के पास अधिक है तो वहाँ से निकलेगा और किस में जाएगा? धनात्मक वाले में, जिसमें अधिक है उसमें जिसमें कम है उसमें जाके उसको क्या कर देगा? स्थायी कर देगा। देखो, इस पाठ में अपने क्या करेंगे? परमाणु की संरचना का अपने वर्णन करेंगे, चालक विद्युत रोधी को अपने परिभाषित करेंगे, उसके बाद कुछ सामान्य विद्युत चालकता, चालक, अचालक, कुचालक, इनके बारे में पढ़ेंगे और विद्युत धारा की जो रासायनिक प्रभाव है उसको समझेंगे। देखो, किसी भी वायर के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो वो उसके 3 प्रभाव होते हैं। जब किसी वायर के अंदर, किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है उसके 3 प्रभाव होते हैं। एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक होता है उसका ऊष्मीय प्रभाव और तीसरा होता है उसका रासायनिक प्रभाव। तो अपने इस पाठ के अंतर्गत अपने उसके रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। बाकी 2 जो प्रभाव हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले देखो, विद्युत के चालक और कुचालक। आपने पढ़ा होगा कि देखो कि कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन जिनमें बहुत ही आसानी से होता है, तो वो पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं।
क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसके अंतर्गत विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत ही आसानी से होता है। तो इसे जैसे तारे हैं, तांबा है, एल्यूमिनियम की धातुएं हैं, तो इसके अंतर्गत विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है और इस धारा को अपने में से ये गुजरने देते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से नहीं गुजरने देते, विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, तो ये फिर क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाए? ये कुचालक कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि ये अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। तो देखो, आपने देखा होगा कि जो वायर का प्रयोग बिजली की तारों के अंदर जिस प्लास से बिजली का काम किया जाता है ना, क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके जो हत्थे हैं वो किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। तो रबड़ में करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। तो इसमें से इसीलिए इनके जो हत्थे हैं वो किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। तो क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? अब देखो, अपनी जो धातुएं हैं, धातुओं के बारे में तो पढ़ लिया। अब देखो, द्रवों के अंतर्गत भी विद्युत का चालन होता है और उसके लिए अपने पढ़ेंगे। देखो कैसे होता है कि जो ज़्यादातर जो द्रव हैं वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो विद्युत का चालन किसी द्रव के अंतर्गत होता है तो उसके क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं। उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, जिससे क्या बनते हैं? फिर अम्ल, क्षार और लवण बन जाते हैं। देखो, जब विद्युत धारा अम्लकृत जल से गुजरती है, कोई अम्लीय जल है, उसके अंदर से जब विद्युत धारा गुजरेगी तो क्या होता है? जो जल के अणु हैं वो किस में टूट जाएंगे? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो उसके अंदर धातु की 2 छड़ें लगाकर फिर विद्युत धारा की प्रवाह किया जाता है। तो वो क्या होते हैं? अपघटित होने के बाद अलग अलग इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्लस वाला किसकी ओर होगा? माइनस वाली छड़ की ओर हो जाएगा और माइनस वाला किसकी ओर हो जाएगा? प्लस वाली छड़ की ओर हो जाएगा। तो विद्युत जिस प्रकार का ये प्रभाव उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रम में, इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन, क्योंकि विद्युत के द्वारा किसी भी द्रव का क्या हुआ है? अपघटन हुआ है। वो टुकड़ों में डिवाइड हुए हैं, बंटे हैं, इसलिए उनका क्या होगा? अपघटन हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत का अपघटन कहते हैं। और क्या हम अम्लकृत जल के स्थान पर शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। शुद्ध जल के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता, तो अपने उसका यूज नहीं कर सकते। अम्लीय या क्षारीय जल का ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का क्या अर्थ है कि किसी भी एक धातु पर दूसरी धातु की अवांछित परत उसके ऊपर अपने चढ़ाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। घरों में आपने बर्तनों के ऊपर दूसरी एल्यूमिनियम की, तांबे की परत, गहनों के ऊपर सोने की परत चढ़ाते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती है? विद्युत लेपन के द्वारा होती है। विद्युत लेपन के लिए क्या करते हैं? इसके अंतर्गत आपको एक प्रयोग बताया गया है। इस प्रयोग में क्या है कि कोई भी एक बीकर लेकर उसके अंदर आप कोई विलयन डाल दो, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन डालकर उसमें 2 परतें लगा दी, दो छड़ें लगा दी, एक कॉपर की लगा दो, कॉपर प्लस होता है, एक SO4 माइनस लगा दी। उसके बाद उसमें क्या कर दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो कॉपर सल्फेट है उसका क्या हो जाएगा? अपघटन होकर वो विपरीत जो छड़ों की ओर उनकी एक परत चढ़ जाएगी, जिसके कारण अवांछित परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो यही क्या है? विद्युत लेपन है। इसके बाद जो आपका है वो है कि सोने जो चांदी की परत भी अपने दूसरों पर चढ़ाते हैं, किसी भी अन्य धातु के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया एक विद्युत के द्वारा ही पॉसिबल है, बिना विद्युत के नहीं। तो इस तरह का जो लेपन है वो सामान्यतः दूसरी धातुएं, आमतौर पर तांबे के ऊपर सोने चांदी के परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखो कि आपने क्या जाना कि विद्युत लेपनों का जो उद्योगों में एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम की परत विभिन्न धातुओं जैसे कार के हिस्से, रसोई गैस का बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम, अन्य पर भी क्या है? किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद जो खाद्य संग्रहण के लिए अपने टिन के डिब्बे, लोहे के पर टिन की जो परत चढ़ाकर उनको चमक बनाई जाती है, तो उनका उपयोग भी अपने करते हैं। इसके बाद जो
लोहे को संक्षारित और जंग लगने वाली धातु है तो उसको बचाने के लिए कि उसमें जंग ना लगे, संक्षारण ना हो उसका, तो उसके ऊपर भी क्या की जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है उसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ा कि किसी द्रव या चालक विलयन में से जब कोई भी इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंतर्गत उनका अपघटन होता है अन्य भागों में, अन्य धातुओं में, टुकड़ों में। उसके साथ उसमें क्या बनती है, गैस बनती है, और वो गैस अपने को कैसे दिखाई देती है, बुलबुलों के रूप में अपने को दिखाई देती है। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रोड है उनका जो अपनी छड़ें लगाई थी वो उनका भी क्या रंग परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर विलयन था उसके टुकड़े होने के बाद उनकी जो परत उस पर चढ़ जाती है तो इसके कारण उनका क्या हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। तो अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है कि किसी द्रव और इलेक्ट्रोड किस अपने आपने कौन सा तो द्रव लिया और कौन से इलेक्ट्रोड लिए, इस पर भी वह अभिक्रिया निर्भर करती है। इसके बाद जो अपने पढ़ा उसमें देखो कि अपने पढ़ा कि कुछ जो द्रव हैं वो विद्युत का चालन करते हैं और कुछ द्रव विद्युत का चालन नहीं करते। जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। विद्युत चालन करने वाले जो अधिकतर द्रव हैं वो क्या होते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण के बने होते हैं। और किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें गैस भी बनती है और उसके परिणाम स्वरूप जो इस पूरे प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो ये आपके इस पाठ का जो सारांश था ये पूरा हुआ। धन्यवाद।